नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आज बात करेंगे कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बारे में। जिस तरीके से देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56% वृद्धि के साथ 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जहां 534 लोगों की मौत भी हो गई, वहीं 15,389 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दैनिक संक्रमण दर 4.18% हो गई है। सक्रिय मामलों ने और भी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश में अब 2,14,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, पंजाब और तेलंगाना में मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई और यही वजह रही है कि कोरोना का आंकड़ा 58,000 के पार पहुंच गया। इसके साथ ही फ्रांस में वेरिएंट IHU ने अब दस्तक दे दी है। इसके फ्रांस के 12 मामले सामने आए हैं। इस वेरिएंट को भी काफी खतरनाक माना जा रहा है। तो अगर देश में वेरिएंट IHU का खतरा देश में मंडराता है तो क्या देश इसके लिए तैयार है? बड़ा सवाल बिल्कुल यहाँ पर तो ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, क्या अगर ये भयावह स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं हैं जितनी की उम्मीद की जा रही है, जितनी की जरूरत पड़ सकती है? साफ तौर पर देखा जाए, कोरोना की जो दूसरी लहर भयावह स्थिति हमने देखी, उसके बाद से सबके दिल दहला देने वाले मामले जो सामने आए थे, उसके बाद से हर किसी में ये खौफ है और हर व्यक्ति खौफजदा है कि अब वो सिचुएशन, वो स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो। उसके लिए हम कितने तैयार हैं? तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जहां कोरोना के एक और वेरिएंट ने अब दस्तक दी है। वेरिएंट IHU पूरे देश भर में यहां पर तस्वीरें जो साझा सामने की जा रही है WHO की तरफ से, वो वाकई में खतरनाक है। और फ्रांस से IHU वेरिएंट की खोज हुई है। विशेषज्ञ लगातार स्टडी करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस के मार्सेल में नए वेरिएंट के 12 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में सिर्फ फ्रांस ही नहीं, जो उससे अछूते यहाँ पर जो देश है और यहाँ पर उन देशों में भी कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन जिस तरह से हर यहां देशों में फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर अब IHU में नजर ना आए। कोविड वायरस के मुकाबले हो सकता है ज्यादा टीका प्रतिरोधक और संक्रामक और इसमें एक बेहद खतरनाक ये IHU वेरिएंट बताया जा रहा है और विशेषज्ञ लगातार इस पर स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इन सब के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने तमाम दर्शकों को समझाया किस तरीके से यहाँ होने के बिल्कुल, और इसी से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे जुड़ गए। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सवाल आपसे यही, पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे कि देश भर में यहाँ ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले जिस तरह से सक्रिय हो चुके हैं, बीजेपी और आप लोग कितने तैयार है ताकि आम जनता को बचा पाए? देखिए, देश के सभी राज्यों में सभी पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो और या लेफ्ट हो। केरल में देख लीजिए तो पूरे देश में जब दूसरी वेव आई थी, दूसरी वेव के बाद ही सरकार तैयारी पहले से भी कर रही थी और अभी भी करी है कि पूरे देश भर में कहीं किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। उसको लेके हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऑक्सीजन सभी हॉस्पिटल ने अपनी अपनी व्यवस्था करी हुई है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इस बीमारी को लेके बचाव हम स्वयं ही कर सकते हैं। हम स्वयं में अगर सोचें कि ये बीमारी हम तक में आए, तभी नहीं आएगी, क्योंकि हम मास्क का प्रयोग करें, हम थोड़ा सा अनुशासन में रहें, अपने को अनुशासन में रखेंगे तो हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तीसरा, मैं धन्यवाद दूंगा, आप लोग इस विषय को लेके जितना जितना जागरूक करेंगे, आम जनता जागरूक रहेगी और सब लोग जो वैक्सीनेशन अभी बहुत से लोगों ने नहीं लगवाया, मैं आग्रह करूंगा वो वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें, किसी तरह लगवा लें, जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि सभी जगह देश के हर सेंटरों पे हर जगह उपलब्ध है। इससे क्या होगा कि ये भी बहुत बड़ा बचाव है। और देखिए, लास्ट बात कहूंगा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ये नहीं कि इसकी कोई मेडिसिन है कि ये दवा खा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम स्वयं ही इसकी दवा है, हम स्वयं ही अपना उपाय कर सकते हैं, हम स्वयं ही इसका बचाव कर सकते हैं। और बच्चों को और खासतौर से जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, जो माँ बहनें हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हर स्टेट में और यशस्वी प्रधानमंत्री संदीप जी अगर ने पहल करी कि हर स्टेट गवर्नमेंट इसको लेके सजग है। पहुंच रही है आप तक?
बताएंगी आप दोबारा? हाँ, सवाल सुनिए। अगर हमारी सरकार इतनी तैयार है, हमारे सारे स्वास्थ्य विभाग तैयार है, सब कुछ तैयार है, बावजूद इसके ऐसे मामले बढ़ना किसकी लापरवाही मानी जा सकती है? देखिए, हम लोग को स्वयं समझना चाहिए, बीमारियां जो है व्यक्तिगत लापरवाही से ही बढ़ती हैं। कभी कभी हम लोग जान ठीक है संदीप जी, मैं एक रिएक्शन और आपने व्यक्तिगत लापरवाही से यहाँ पर, तो हमें लगता है कि सबको अपनी अपनी बेहतर जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता। बिल्कुल व्यक्तिगत लापरवाही से होती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये लापरवाही आपकी भी है? क्योंकि कोरोना तो ठीक है सक्रिय हो चुका था, पहली दूसरी लहर की तस्वीरें देख ली थी, लेकिन जब ओमिक्रॉन के कर्नाटक में 2 वेरिएंट सामने आए थे तो लगता नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आवाजाही थी उसको बैन करना चाहिए था, ताकि ये जो 1000 के ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है इसको पहले ही रोका जा सकता था? ऋतु जी, पूर्व में ये देखा गया कि ये सारे जो वेरिएंट हैं इसको रोक पाना थोड़ा सा असंभव सा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने प्रयोग करके देखा। पहला लॉकडाउन लगाया था, आपको याद होगा, जैसे ही आया सर लॉकडाउन तो तब लगा जब पूरी तरह से स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। ये क्या है कि मेरी आवाज शायद गलत नहीं, आप बोले, आपकी आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है हम तक। ऋतु जी देखिए, हम लोग को क्या है कि इस विषय को पूरी तरह से जानना चाहिए। हम एक दूसरे को दोष देके समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। हम एक दूसरे के सकारात्मक सहयोग से बेहतर व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। और ये बीमारी पूरे विश्व में है, ये नहीं कि भारत में। अगर सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी या यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी सरकार नहीं होती तो ये देश में कितना और भयावह होगा। सही बात है, आपकी सरकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हर पहलू के पक्ष हैं। आपने कहा आपकी सरकार नहीं होती तो ये होता वो होता, सही बात है। आपकी सरकार नहीं होती तो इस तरीके से रैलियां थोड़ी हो रही होती। 5 राज्यों में चुनाव है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं आप लोग, और फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि शादियों में सिर्फ 100 से ज्यादा, 20 से ज्यादा की संख्या नहीं होगी और कहीं भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। तो क्या ये जो रैलियों में लोग जुट रहे हैं वहाँ पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही? देखिए, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम सबको स्वयं के अनुशासन में रहना है। जो राजनीतिक पार्टियां अपना भीड़ जुटा रही हैं उनके भी कार्यकर्ताओं को, हम लोगों ने खुद कार्यकर्ताओं को बोला हुआ है कि सब लोग मास्क पहने और कहीं भी जाना है, किसी से मिलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये कर रहे हैं और हम सब लोग अगर रुक जाएं, हम जाए तो थमने से तो प्रकृति अपना रूप तो नहीं थाम लेगी। तो हमें लगता है कि लेकिन सर आपको नहीं लगता कि चुनावी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए? संदीप जी, आपको नहीं लगता कि चुनावी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए? क्योंकि अब तो राज्य स्तर के हाथ में दे दिया, अगर राज्य चाहेगा और राज्य के मुखिया चाहेंगे कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए तो ये तो रोक लग जाएगी, तो फिर देरी क्यों की जा रही है? नहीं, हमें लगता है कि अभी बहुत ठप ना हो देश। काफी नुकसान देश को हुआ है विगत 2 सालों में। हम सब लोग इस समस्या से ग्रसित है और आपसे बेहतर और हमसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता कि हम शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा है, उनकी आमदनी घटी है, बेरोजगारी की सीमा उनकी भी बढ़ी है, कई लोग बेरोजगार हुए। तो जरूरी है कि अब नए सिरे से देश दौड़ना। लेकिन सर सवाल यही कि आखिर हम अभी खड़े कहाँ हैं? क्योंकि कोविड की पहली लहर के दौरान अर्थव्यवस्था चरमराई थी, आम जनता यहाँ पर बेरोजगार हो गई थी, किस तरह की तंगी यहाँ पर देखी गई, और वही अब जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। क्या हम उस लापरवाही से अभी कुछ सीख भी पाए हैं या नहीं? सरकार हमेशा, और हम आप सब लोग हमेशा अपनी चीजों से सीखते रहते हैं। पूर्व में जो हुई और आने वाले समय में जरूरी है कि बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हम आए और हमने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। आज वैकल्पिक व्यवस्था पूरे देश में हर हॉस्पिटल में तैयार है। आज ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति दम नहीं तोड़ेगा आने वाले समय में, और भरपूर मात्रा में हर जगह बेड की व्यवस्था सुनिश्चित है। और पूरे देश के हर स्टेट गवर्नमेंट में, एक सिर्फ यही नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जहां जहां जिनकी सरकारें, सभी सरकारें प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आने वाले वेरिएंट से हम लोग बखूबी उसका मुकाबला करें और आम लोगों को इसका जो है आम लोगों का जीवन सुरक्षित रख पाने में हम सफल हों। चलिए संदीप जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सरकार तैयार है, हमने उससे पहले जिक्र किया कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऋतु ने भी बहुत अहम सवाल आपसे पूछे, लेकिन इस सब के बीच एक बार आप हमें विस्तृत रूप से ये समझाइए कि हम कितने तैयार हैं अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चढ़ करके यहाँ पर सामने आता है, संभावित तीसरी लहर जो आशंकाएं जताई जा रही है, अगर वो आती है तो फिर हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हम कितना तैयार हैं, बीजेपी कितनी तैयार है? क्योंकि सत्ताधारी सरकार आप हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां जहां हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या पूरे देश में, केंद्र सरकार ने भी दूसरे वेरिएंट के बाद जो ऑक्सीजन की समस्या है, सभी राज्य सरकारों को समुचित धन मुहैया कराया और हर जिले में आज ऑक्सीजन
का भंडारण है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हर जगह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहले। सर, ये बेहद अति संवेदनशील चीजें सामने आ रही है। संदीप जी बात सुनिए, संदीप जी बात सुनिए। बेहद अति संवेदनशील चीजें जो हैं वो सामने आ रही है, तस्वीरें जो साझा हो रही है, ये वाकई में यहाँ पर सवाली निशान आप लोगों की पार्टी पर ही खड़ा करता है कि हम आगे की चीजों को तैयार कर रहे हैं लेकिन हम रोकथाम के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे। हमारे साथ कांग्रेस नेता हरीश चंद्र राठौर जी भी जुड़ गए। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी, हम कितने तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए? मैं सीमा जी बताना चाहूंगा भी मेरे बड़े भाई संदीप पांडे ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो पहले जो भूल चुके हैं कि पहली और दूसरी कोरोना में पूरी जनता का क्या हाल हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली और दूसरी कोरोना की लहर के बाद 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। वैसे लेकर 31 दिसंबर तक पूरी जनता को डबल डोज लग जाने के बावजूद ये नौबत क्यों आई है कि आज हम फिर उसी मोड़ पर आगे खड़े हो चुके हैं। जब देश में 39 करोड़ 50 लाख को डबल डोज न लगी हो, 12 करोड़ 45 लाख को पहली और दूसरी डोज ना लगी हो, तो कोरोना का खतरा तो मंडराएगा। बिल्कुल। हरीश जी, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। आप एक तरफ नहीं, हरीश जी सुनिए, जो प्रवक्ता नहीं पे इनके मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल। हाँ चलिए, तो मेरा सवाल सुनिए हरीश जी। जिस तरीके से हर बार विपक्ष द्वारा, यानी आप लोगों द्वारा यही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कांग्रेस बहुत जागरूक करती नजर आई, लेकिन कोरोना की पहली दूसरी लहर के साथ देखे या फिर बात करें वैक्सीनेशन के समय पे बहुत ज्यादा अफवाह फैलाते नजर आए थे विपक्षी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? विपक्ष ने सीमा जी कोई अफवाह नहीं फैलाई और हम तो मेडिसिन का स्वागत करते हैं। बात सुनो मेरी। अभी जैसे 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप नुक्कड़ सभाएं करें। अगर आज प्रधानमंत्री जी चाहें तो सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, सारे देशों के मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, उन्हें आचार संहिता का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ तो ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी को जो आम जनता से प्यार नहीं है तो आप लोगों को तो आम जनता से प्यार है, आप अपनी रैलियों पर किसी भी तरह की रोक लगा दो। सीमा जी देखो, चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है। अगर चुनाव आज सरकार किसकी है, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में इनकी है। अगर जब कोरोना प्रबंधन एक्ट होता है तो सारी संस्थाएं और सारी शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे इन चीजों पे? अच्छा, तो आपके द्वारा क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है इसमें? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली और दूसरी लहर के अंदर जब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने घरों के अंदर छुप के बैठ गई थी तो वही उस टाइम में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी कांग्रेस के अध्यक्ष सभी जनताओं को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने सेवाएं प्रदान करी। कश्मीर से कन्याकुमारी अब क्या करेंगे? अब इस वक्त का बताइए, इस वक्त का जिक्र करते हैं क्योंकि तीसरी लहर की बात यहाँ पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है आम जनता को अवेयर करने के लिए? मैं सीमा जी एक आपको नया पिक्चर 2 का एक गाना सुना के आपको पूरी उस पर 2 शब्द में आपको पूरी लाइन बताना चाहूंगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कोरोना को हराना है और मोदी जी विपक्षी दलों की बैठक को जल्दी बुलाना है। ये तो मोदी जी पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह, क्योंकि सरकार किसकी है केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी की। और विपक्ष क्या करे? विपक्ष तो मांग करता आया है कि भाई जितना भी हो। हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था कि किस तरह वेंटिलेटर के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से, बेड के अभाव से। सुनिए आप किस तरह से यहाँ पर एहतियाती कदम उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद बीजेपी से मैं जवाब मांगूंगी किस तरह से उस आपने जो भी बातें की उसका आप क्या जवाब देंगे। रिएक्शन आपसे फिलहाल तो यही कि आपने कहा कि मुझे लगता है पर्सनली कि अगर इस पूरे मामले पर कोरोना ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर राजनीति करना हम बंद कर दे तो शायद जो यहाँ पर रोकथाम है, आम जनता को बचाया जा सकता है, खुद को बचाया जा सकता है, अपने आसपास के लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी बेशक से कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां भी तो इस तरह की जो रोकथाम है वहां भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहां क्यों आप लोग अछूते हैं? वहां क्यों कोरोना का ग्राफ और ओमिक्रॉन का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं देखो, मैं आपको जो हमारे 3 राज्यों में सरकार है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी माननीय मतलब सोनिया गांधी ने सभी मुख्यमंत्री को उनसे बात करी है कि भाई जो कोरोना से जितनी भी एहतियाती सुविधा होती है उन पर आप सभी में ख्याल रखें और वहाँ की जनता को ज्यादा से ज्यादा मतलब सैनिटाइजर
2 गज की दूरी, मास्क लगाना। सर ये जागरूकता अब जागरूक कराने का समय नहीं है, क्योंकि कोविड की पहली और दूसरी लहर की तस्वीरें देखी और उसके बाद जनता खुद जागरूक हो चुकी है कि मास्क का किस तरह से इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करना है, इसके साथ ही सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करना है। ये जागरूकता और अपील करने का समय नहीं है। अब लोगों की जान के साथ जो कोविड की दूसरी लहर के साथ खिलवाड़ हुआ था, अब लोगों को बचाने का समय। बीजेपी से हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, आपका पूरा रिएक्शन, आपने भी पूरी बातें सुनी, कांग्रेस का क्या कुछ कहना? देखिए, मुझे लगता है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर करने, बेहतर सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस के मित्र ने एक तरफ तो गिनाया कि इतने करोड़ डोज लग गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जब डोज की शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की, तो कहते थे कि कैसे पूरा हो पाएगा, कैसे ये लक्ष्य को सरकार पूरा कर पाएगी। लेकिन दिसंबर तक लगभग सभी लोगों को प्रथम डोज लग गया। हाँ, दूसरी डोज में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग भी अछूते हैं, ज्यादातर कांग्रेस के ही लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने उनके कहा कि वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहिए, उन्होंने देरी करी। तो मुझे इनके स्वास्थ्य की, लोगों की स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है, इनके समर्थकों की ज्यादा चिंता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, उनके समर्थकों की ज्यादा चिंता है कि ये लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वो लोग जाएं और प्रथम और द्वितीय डोज लें। मैं कई कांग्रेसी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन लिया ही नहीं, डोज ही नहीं लिया, क्योंकि उनके नेता नहीं चाहते। तो इस तरह की अव्यवहारिक न बने, और ये बीमारी जो है व्यवहार संगत नहीं है। इसके साथ कम से कम जागरूकता बहुत जरूरी है, और आप सब लोग जागरूक लोग हैं, आप लोग इससे लड़ें। दूसरा, सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है, और हम लोगों ने जहां जहां हमारी सरकार नहीं भी है, कांग्रेस की सरकार है या शिवसेना की सरकार है या लेफ्ट की सरकार, उन सभी सरकारों को हमने मदद करी है और कहा है कि ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। आप केंद्र में बैठे हैं, आप सत्ताधारी सरकार हैं, तो ये फर्ज है बीजेपी का। और साथ ही संदीप जी, आप लोग खुद कितने जागरूक हैं, वो आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी बानगी की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं हम, किस तरह से चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। उसमें कार्यकर्ता बेशक से तमाम जो गाइडलाइन उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता से पालन नहीं करवा रहे। आम जनता की भीड़ एकत्रित है, 10-10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, ये लक्ष्य तो आप लोग लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करता, जो स्वयं से बड़े नेताओं को सुनने लोग आते हैं। तो शायद आप फिर अपने ही जो सरकार है उसकी जो रैली चल रही है यहाँ पर, उससे आप अछूते हैं। सरकार कर रही है, उनकी चिंता सरकार कर रही है, उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। और जरूरी है कि ये अभी शुरुआत हुई है कोविड की, हम पूरे लोगों को डराएं भी नहीं, और डराने से भी दिक्कत है, व्यवस्था फैल जाएगी। अभी जरूरी है कि हम सब लोग सतर्क हो जाएं, और सतर्कता से ये बीमारी स्वतः ही आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से संदीप जी आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश में लगातार वेरिएंट और कोरोना का खतरा यहाँ पर मंडराने पे लगा है, लेकिन अब जो राष्ट्रीय यहाँ पर राजनीतिकरण है वो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर सामने आ रही है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस से 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, एक बार फिर आपसे रिएक्शन कि ठीक है, तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, चुनावी रैली हो रही है, हर तरह की आप लोगों की तरफ से जो भी यहाँ पर जागरूकता है वो फैलाई जा रही है। कांग्रेस कितनी पीछे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस के भी लोगों को चाहिए कि उनकी जहां जहां सरकारें हैं, या जहां गठबंधन की सरकारें या समर्थित दलों की सरकारें हैं, तुरंत वो एक्शन में आ जाएं और अपने अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको जागरूक करने और उनको बेहतर व्यवस्था के साथ, लोगों के साथ बेहतर व्यवहार की सहूलियत उपलब्ध करानी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग वो अव्यवहारिक दिखते हैं, उसका असर सीधे सरकार पे पड़ता है, लोगों को लगता है कि सरकार जिम्मेदार है। तो हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर बेहतर काम करना है। देखा गया पूर्व के समय में कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना अपने जान की परवाह किए बगैर वो बराबर सेवा करते रहे। अब जरूरी है कि ये 3rd वेरिएंट, कभी भी दूसरी वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होती है, तीसरी लहर जो है उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की तैयारी मजबूती से है, और हमें लगता है कि इस लहर को डरने की इस लहर से जरूरत नहीं है। सरकारें, राज्य की और केंद्र की दोनों सरकारें जहाँ चाहें वो इसको रोकने में आपका कहना है कि सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। हरीश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। हरीश जी, क्या लगता है आपको, जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस साथ मिलकर काम नहीं करते, क्या आप सहयोग नहीं करते हैं? हाँ सीमा जी, मैं पहले तो बताना चाहूंगा, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वो भी तैयारी। मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जहाँ कोरोना से पूरी तमाम तैयारियों पे मुस्तैद रहने की दिशा निर्देश हमारी सोनिया गांधी जी ने दे दिए हैं। और रही बात साथ करने की और रहने की, इन्होंने क्या करा, आज जब कोरोना वायरस थे डॉक्टर
जो जिन पे इन्होंने उस एक टाइम में इन पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, थाली और ताली बजवाई, तो क्या क्या पूरा देश में थाली और ताली नहीं बजाई? किसके कहने बजाई? माननीय प्रधानमंत्री जी के। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी मतलब उनके साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। आप पहल तो करिए, पर आप पहल भी नहीं करेंगे और आप ये पहल ही नहीं कर रहे हैं संदीप जी। आप ठीक है, विपक्ष पे फोड़ेंगे तो ये कैसे चलेगा? लेकिन हरीश जी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा भी गया था कोविड की दूसरी लहर के दौरान कि अगर हम किसी भी तरह से यहाँ पर आम जनता की यहाँ बचाते हैं या फिर कोविड की रोकथाम करते हैं तो कांग्रेस अगर यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तो वो हम यहाँ देखते हैं। और इसकी बानगी सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखी गई थी, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से यहाँ की जो आला नेता है, आला कमान की तरफ से यहाँ पर आज बोला गया है कि तमाम दिशा निर्देश पालन किया जाए। क्या दिशा निर्देश पालन करने की बात कही है? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसके लिहाज से यहाँ पर प्रियंका गांधी एक मैराथन यहाँ पर चला दिया, तो उस दौरान सीएम भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के मुखिया, आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ के मुखिया को उत्तर प्रदेश आना होता है। क्या ये दिशा निर्देश का या ये गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये दर सकारात्मक दर आज देखो 5.6 से ज्यादा हो चुकी है। अगर यही दर इसी तरह बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के अंदर पूर्ण लॉकडाउन, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा। और रही बात इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री साहब भी उत्तर प्रदेश में कोई राम मंदिर देखने जा रहा है, कोई कीर्तन यात्रा करने जा रहा है, वो कोई कपड़ा उद्योग मंत्री, वो क्या करने जा रहे हैं? वो प्रचार करने तो जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मतलब सरकारी, सही बात है। देखिए, कांग्रेस के सभी लोग आइसोलेट होकर के बैठे हैं। आपको ज्यादा गाड़ी भर के लानी है, बसें लानी, जितनी ज्यादा भीड़ उतने मोदी जी की छाती गदगद होती है। तो ये क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल हरीश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जिस तरीके से देखिए बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, रैलियां कर रही हैं। संदीप जी ने बार बार यही कहा कि सब साथ मिलकर के चलते हैं और बखूबी साथ आप निभाते नजर आते हैं। जितनी रैलियां वो कर रहे हैं उतनी रैलियां आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा साथ और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं आप लोग। तो देखो सीमा जी, जवाब तो मैंने आपको पहले बोला कि जब आपदा प्रबंधन एक्ट लगता है तो सारी शक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती है। और चुनाव आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कहा कि भाई आप कम से कम एक रैली बनाओ। क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब तीसरी लहर आने की आशंका थी तो क्या मतलब प्रधानमंत्री जी ने कोई पैटर्न तैयार करा कि इस पैटर्न पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस पैटर्न पर हम चुनाव वोटिंग करेंगे? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया पे आप वोटिंग कराइए, हम उस पर भी सहमत है। पर नहीं, कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ इन्हें तो अपने राजनीतिक पार्टियां बनानी है और किसी तरह विपक्ष को हरा के किसी न किसी तरह ये चाहते हैं कि हम सत्ताधारी पार्टी बन के रहें हर क्षेत्र में। हम तो हर चीज से तैयार हैं कि आप जैसे कहोगे हम वैसे करने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। बस यही हरीश जी, बस यहीं पे आप रुके। यही आपने जो बहुत अच्छी बात कही है कि जो बीजेपी कहेंगे या फिर जो संदीप जी, आपने ध्यान से सुना होगा इनके बयान को, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी सत्ताधारी सरकार बोलेगी, यानी कि आप बोलेंगे वो मानेंगे। यानी आप गलत कदम पे चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, चलने के लिए सभी को। आप सही कदम पे चलिए। देखिए, अभी मेरे मित्र ने पहले तो कहा कि सोनिया जी कह चुकी हैं सारे मुख्यमंत्री को जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मोदी जी जो कहेंगे वो करें। तब आप बात करिए चीज का, आप पहले बैठक तो बुलाइए। आप हर चीज का ठीक रहा विपक्ष पार्टी पे डाल देते हैं कि भाई हमने ये नहीं करा। मुझे लगता है आप लेकिन संदीप जी, आपको खुद से नहीं लगता कि अगर परिवार का मुखिया जब कोई आदेश देगा तभी उसका पालन किया जाएगा? अगर वो खतरा पूरे परिवार पर मंडरा रहा है तो परिवार का छोटा सदस्य भी उस तरह के जो तमाम एहतियाती कदम है वो उठा सकता है। थोड़ा मुझे सुनने के लिए कांग्रेस के मित्रों को कहिए कि 1 मिनट सुन लें, क्योंकि अच्छा बिल्कुल हरीश जी, आपको पूरा समय दिया गया था, आपकी बात भी सुनेंगे, आप कंटिन्यू करें। देखिए, जब पहली लहर आई थी तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने खुल के नेतृत्व किया था। और जब कांग्रेस के लोगों ने राहुल जी से लेके अखिलेश यादव जी और भी जहां जहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था कि राज्य सरकारों को प्रॉपर काम करने नहीं दिया जा रहा है और सारा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरी लहर में सबको काम करने का अवसर दिया सरकार ने और उसका नतीजा हुआ कि आप बंगाल चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आप इनकी जहां जहां सरकारें थी ये लोग पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बना पाए। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। आज उसका असर ये हुआ कि हाय तौबा पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश में सर,
उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में था, कोरोना नियंत्रण में था। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी कैसा कोरोना नियंत्रण लगा है? 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर कोविड प्रभावित क्षेत्र राज्य घोषित कर दिया गया उत्तर प्रदेश को। बोल चुके हम उत्तर प्रदेश, मैं अपनी स्पीच नहीं टपरा पा रहा हूँ। अब जरूरत क्या है कि मैकेनिज्म डेवलप हुई है। पिछले कोरोना से अभी एक समय काल के पीरियड में सभी स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर ऑक्सीजन व्यवस्था, जो कमियां सरकार या अस्पतालों में दिखी, सरकार को वो कमियां दूर करी गई है। अभी आज की डेट में ये है कि आज ऑक्सीजन से कोई भारत में नहीं मरेगा, ये मैं आपको आश्वासन। चलिए मेरा सवाल सुनिए। इम्पोर्टेंट बात है कि कांग्रेस का शासन काल हो या किसी भी पार्टी का शासन काल हो, हम लोग को जरूर इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सुनिए ना संदीप जी, सुनिए सवाल सुनिए। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, पहली लहर आई, दूसरी लहर में जो स्थिति देखी गई सब अवगत है उससे। बिहार में अस्पतालों की व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद थी कि लोग वहां पर धड़ल्ले से मरने के लिए मर गए, कईयों के रिश्तेदार मर गए। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुनिए, बिल्डिंग्स बनी है, डॉक्टर नहीं है वहां, ऑक्सीजन बेड नहीं है वहां। सरकार किसकी? गठबंधन किसका? नहीं, बिल्कुल मैं आप जो कह रही मैं अस्वीकार तो कर ही नहीं रहा हूँ। बनाने से चलता है क्या अस्पताल? व्यवस्थाएं हेल्थ सेक्टर की जो व्यवस्थाएं थी वो जर्जर थी, उसको पुनः हेल्थ सेक्टर को ग्रोथ दिया गया है और हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाया गया कि आम जनता कोरोना की पहली लहर के बाद सुनिए, पहली लहर के बाद कितना समय था? दूसरी लहर में पहली लहर आई, उसके बाद कितना समय था? नहीं, उसकी पूरी तैयारी सही हो पाई फिर लहर आने। दूसरा लहर काफी भयावह थी। राज्य सरकारें जहां रोज जो सरकारें थी उनके अनुमान के से ज्यादा दूसरी लहर का प्रभाव भारत के अंदर पड़ा और उसका नतीजा था कि भारत की सरकारों ने कोरोना आने के बाद तैयारियां शुरू कर दी। ये थर्ड वेव ना आए और थर्ड वेव में अगर किसी की हानि हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल भर पहले से तैयारी शुरू करी है। इसका नतीजा है कि आप देखेंगे हॉस्पिटल में बेड की कमी नहीं होगी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन संदीप जी, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही थी? नीट पीजी के जो एग्जाम थे उसमें डिले किया जा रहा था, डेट यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से सिर्फ डॉक्टर्स का ये कहना था कि अस्पताल का शिलान्यास कर दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन डॉक्टर्स ही अस्पताल में नहीं है, डॉक्टर्स इलाज करने के लिए नहीं है। कोविड पेशेंट लगातार भर्ती हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। हमें लगता है कि अब लोगों को इस तरह भाषा से हम लोग डर जाते हैं। लोगों को डरवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं। तो क्या करें? लोगों को झूठे वादे करते हैं। मेरी बात सुनिए, डराएंगे नहीं, झूठे वादे कर देते हैं। हम लोग सुनिए, हम लोग इंसान हैं। पूर्व में अगर कहीं गलती भी हुई हो तो उसको सुधार के बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की। चलिए, बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो कहाँ पा रही है सर? बेहतर व्यवस्था आज है ना। आप चले जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, किसी भी जिले में चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, आप लोग तो इतने ठीक है, कहीं दूर नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल बताइए, उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोरोना नियंत्रण किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? फिर से प्रश्न पूछेंगे सर? दूर नहीं जाते, उत्तर प्रदेश ही चलते। उत्तर प्रदेश राज्य में किस तरह से कोविड नियंत्रण किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? कोविड नियंत्रण के लिए देखिए, नाइट कर्फ्यू तो आपको पता है, नाइट कर्फ्यू लागू है। एक सेकंड, नाइट कर्फ्यू का जिक्र किया। पहले तो नाइट कर्फ्यू, पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि नाइट कर्फ्यू का क्या औचित्य है? कोविड का अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो नाइट कर्फ्यू से क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। बात सुनिए सर, बात सुनिए संदीप जी, अभी ठंड का मौसम है, लोग वैसी रजाई के अंदर रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा रहे, क्या औचित्य रहा आपके नाइट कर्फ्यू का? मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अव्यवस्था न फैले तो हम लोगों को पहले तैयार करते हैं, जो जागरूक हो जाएं। धीरे धीरे एक सांकेतिक है, और ये सांकेतिक इसलिए भी है कि लोगों को ये मन में आ जाए, मन क्रम वचन से, कि हमें उन्हें तैयार रहना, और ये बीमारी अगर आ रही है तो इससे हमें मुकाबला करना है। तो अव्यवस्था न फैले, क्योंकि अव्यवस्था फैलेगी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और हम सब लोग तो यही कर रहे हैं, आप तो यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। आम जन को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो जागरूक हो जाए और नुकसान न हो देश में लोगों का। चलिए, आप और भी चीजें सोचिए, व्यवस्थाएं बनाएं। तब तक हरीश जी से जान लेते हैं। हरीश जी, आप साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी जो आला कमान है उनकी तरफ से उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्या उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं जहां ये लड़कियों का ओलंपिक करवाया जा रहा है, लड़कियों को भाग लेने के लिए बोला जा रहा है, भीड़ जुट रही है, लड़कियां घायल हो रही हैं, और उस पर से बयानबाजी का सिलसिला भी छिड़ता है। ये कहते नजर आते हैं कि वैष्णो देवी में इतना बड़ा हादसा हो गया तो यहाँ पर तो छोटी मोटी चोट ही लगी है लड़कियों को। जवाब दें। सीमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल रायबरेली में मैराथन दौड़ की जो हुई थी रैली, उसमें जो हमारी बहन बेटियां बच्चियां जो घायल हुई है,
उसके लिए सभी कांग्रेस करता अपने संवेदनशील दिलता रखता है, लेकिन लगता तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, आप ये बता रहे ना, उत्तर प्रदेश की मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे किस तरह गंगा के पाट मतलब फट गए थे, वो सभी पूरी दुनिया ने देखा सेकंड कोरोना काल में। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंत्री में तो उनके केशव प्रसाद मौर्य ने खुद योगी जी को कहा कि भाई इन्होंने कोरोना काल के अंदर सही मतलब हालात नहीं रखे, और खुद 200 विधायक इनके मंत्री पार्लियामेंट में इनके विरोध खड़े हो जाते हैं योगी जी के विरुद्ध, तो ये भूल क्यों जाते हैं। और रही बात, इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना हमारी ऑक्सीजन के बिना नहीं मरा। तो आप मेरे बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, आप छाती पे हाथ रख के बोलो कि सेकंड लहर के अंदर क्या बिना ऑक्सीजन के कोई बंदा मरा कि नहीं मरा। ये उनके माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो बात बताइए हरीश जी, सवाल पूछना हमारा काम है, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप सवाल बीजेपी पर थोप रहे हैं। समझ नहीं आता, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने बड़े भाई से पहले जवाब जानना चाह रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, देखो जी, जब प्रबंधन एक्ट लगता है, आपदा प्रबंधन एक्ट, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे मुखिया की होती है। हमारा मुखिया कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं जैसे आप लोग उन्हें, तो पहल तो करनी पड़ेगी ना इनको। मुझे ठीक है हरीश जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉकडाउन या फिर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, पूरे देश भर में वो लागू होता है, तब क्यों आप लोग यहाँ पर बयानबाजी का जो दौर होता है वो शुरू कर देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठीक नहीं किया? नहीं, आप ये देखो ना, आज ओमिक्रॉन के कितने केसेस बढ़ रहे हैं। क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप देशों के नहीं, तो ओमिक्रॉन के केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसका खामियाजा क्या सिर्फ बीजेपी ही भुगतेगी? क्या आप लोगों की गलती नहीं है? वो ये रैली थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो रैली सारी पार्टियां कर रही है, इसमें कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, मैं सबको मैं मानता हूँ सारी पार्टियां रैली कर रही है। पर इसमें एक चुनाव आयोग का नीति निकलती है कि भाई हम इस चीज पे पैटर्न करवाएंगे, इस इलेक्शन से हम ये वोटिंग कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई या तो आप चुनाव आयोग को आगे बढ़ाओ या फिर नुक्कड़ सभाओं के आदेश दो। अगर कोई विपक्ष पार्टी उस पार्टी को नहीं मानती है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कोई विपक्ष पार्टी अगर उस निर्णय का मतलब आदेश पालना नहीं करती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। और देखिए, चलिए एक बार अंतिम रिएक्शन आप दोनों से हम लेना चाहेंगे, 30-30 सेकंड का रिएक्शन। संदीप जी, आप बार बार कहते नजर आ रहे हैं व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, सारे इंतजामात पुख्ता हैं, तो बताइए कि सारे इंतजामात के लिए आगे के लिए कि ऐसी कोई संभावनाएं ना उत्पन्न हो, ऐसी कोई दुर्व्यवस्था ना उत्पन्न हो जिससे कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े, बीजेपी और क्या कुछ करती नजर आ रही है? क्योंकि आप भले ही दावे कर रहे हैं, दावे तो आपने दूसरी लहर में भी किए थे, हकीकत में कितना तैयार हैं हम, ये आप ही बता सकते हैं। सवाल ये भी, छोटा सा रिएक्शन, कि आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि रोकथाम अभी से शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, सरकार ने इसके लिए पहल भी करी है। 23,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य पैकेज की मदद से देश में जो सुचारू ऑक्सीजन आपूर्ति का ढांचा है उसको बना के तैयार किया है। और आपको बता दूं कि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के व्यवहार और टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे दिया है। और आपको जान के खुशी होगी कि आज की डेट में लगभग 17 करोड़ डोज राज्यों के पास स्टॉक में है वैक्सीनेशन की। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सभी लोगों और सर, ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि अब तक कोविड संक्रमित के जितने भी मामले सामने आए या ओमिक्रॉन के जितने मामले सामने आए उसमें वो लोग सबसे ज्यादा पाए गए हैं, सबसे ज्यादा पुष्टि हुई है जिनको कोविड के दोनों वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुके हैं। तो अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? इसके साथ कोई गलत चलिए वो लड़ पाएंगे, बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। तो जरूरी है कि जो डोज राज्य, ठीक है, समय की कमी है। हरीश जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, लोगों तक पहुंचाएगी। हरीश जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से और तैयारी करने की जरूरत है और कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ इसमें सहयोग देने की जरूरत है? मैं तो कहना चाहूंगा सीमा जी, जिस तरह अभी वीकेंड लॉकडाउन की इन्होंने घोषणा करी है उत्तर प्रदेश में या दिल्ली के अंदर, तो उससे सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होता है। जैसे गरीब हो गया, दिहाड़ी वाला मजदूर हो गया, रेहड़ी पटरी वाले हो गए, साप्ताहिक बाजार तथा छोटे कारोबारी अधिक प्रभावित होते हैं। जिसके लिए केजरीवाल और दिल्ली की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से कांग्रेस पार्टी अनुरोध करती है कि उनके
उनको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। लेकिन हरीश जी जरा ये भी तो नहीं देखिए ना कि कम से कम उन्होंने कोई कदम तो उठाया, उन्होंने पहला प्रयास तो किया। बेशक से नाइट कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ या वीकेंड कर्फ्यू की बात की गई, आप लोग जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आप लोग अभी शासन कर रहे हैं, वहां तो किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बात बोलते हो कि भाई नाइट कर्फ्यू 4 आदमी अगर खड़े होंगे तो 144 धारा लगेगी। हरीश जी आप तो फॉलो करते हैं ना, लेकिन चलिए कोई छत्तीसगढ़, बात नहीं। पंजाब और बाकी राजस्थान में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? हरीश जी फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं, वो बहुत फॉलो करते हैं सभी को और पद चिन्हों पर चलते हैं। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और टीवी 100 को अपना समय देने के लिए। तो ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला यहाँ देखने को मिला साफ तौर पर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और देखिए कोरोना के मामले यूं ही बढ़ते जा रहे हैं तो अपना खास ख्याल रखने की आप ही को जरूरत है। जुमलेबाजी यूं ही चलती रहेगी और हर कोई यही कह के अपना पल्ला झाड़ता नजर आएगा कि तैयारियां पूरी है, लापरवाही लोगों की है।